हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की यूरोप का इतिहास 1789 से 1870, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 यूरोप में राष्ट्रवाद 1789 से 1870 ऐतिहासिक स्वरूप एवं प्रभाव के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सोचिए आप 19वीं सदी के यूरोप में हैं। चारों ओर बहुराष्ट्रीय साम्राज्य, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ओटोमन। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, संस्कृति अलग अलग है, लेकिन दिलों में एक सपना पल रहा है, अपना राष्ट्र, अपनी पहचान। तो यही सपना आगे चलकर यूरोप को बदल देता है और जन्म देता है आधुनिक राष्ट्रवाद को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे राष्ट्रवाद जब लोग अपने साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं। तो स्टूडेंट, जब लोग साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और जो उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं होते हैं उसके आधार पर खुद को एक राष्ट्र मानने लगे तो उसको ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में अधिकांश लोग सामंती शासन, राजशाही या साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन थे। तो जो 18वीं सदी तक यूरोप था वो बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के अधीन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की भावना को जन्म मिला, जिसे 19वीं सदी में पूरे यूरोप में व्यापक रूप मिला। तो जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी उसने राष्ट्रवाद का बीज बोया और यह राष्ट्रवाद ही था जिसने बाद में जर्मनी और इटली के एकीकरण, राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए, फ्रांस की सड़कों पर युवा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के नारे लगा रहे हैं और इन्हीं नारों से राष्ट्रवाद की लौ पूरे यूरोप में फैलती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पूर्व क्रांतिकारी यूरोप को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्व क्रांतिकारी यूरोप के बारे में। यूरोप 18वीं सदी में सामंती राजतंत्रों और बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों जैसे ऑस्ट्रेलिया, रूस के अधीन था। तो स्टूडेंट, 18वीं सदी के यूरोप की तस्वीरें में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो सामंती राजतंत्र और बहुराष्ट्रीय साम्राज्य थे वे यूरोप में हावी थे। जनता के पास न तो लोकतांत्रिक अधिकार थे और न ही स्वतंत्रता। तो जनता को किसी भी तरह का कोई भी स्वतंत्रता, किसी भी तरह का कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार जनता को प्राप्त नहीं था। भाषा, संस्कृति और जातीय पहचानें बिखरी हुई थी। तो जो भाषा और संस्कृति थी वे बिखरी हुई थी। राष्ट्रवाद का विचार बहुत कमजोर था। साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद था उसका महत्व भी बहुत कम देखा गया। राष्ट्रवाद का महत्व भी बहुत कमजोर देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। यानी कि जो जनता थी वो शासन के अधीन थी, अपने राष्ट्र की अवधारणा अभी जन्म नहीं ली थी। तो यही था हमारा पूर्व क्रांतिकारी यूरोप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युग को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युग या नेपोलियन युद्ध के बारे में। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के नारे दिए। तो फ्रांसीसी क्रांति में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया गया। क्रांति ने पहली बार यह विचार दिया कि जनता स्वयं सब प्रभु है और राष्ट्र जनता की इच्छा से बनता है। तो क्रांति जो थी ये फ्रांसीसी क्रांति, इस फ्रांसीसी क्रांति ने बताया कि राष्ट्र जनता से बनता है और राजा से राष्ट्र नहीं बनता है। तो नेपोलियन युग में क्या हुआ, ये तो हमने फ्रांसीसी क्रांति देखी। अब हम नेपोलियन युग में देख लेते हैं। नेपोलियन युग में नेपोलियन कोड के ने समान कानून, संपत्ति के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता को फैलाया।
तो स्टूडेंट नेपोलियन युग में क्या हुआ, तो नेपोलियन युग में एक नेपोलियनिक कोड नाम का एक जो सिविल कोड था वो वहां पर जारी हुआ, जिसने समान कानून और नागरिक स्वतंत्रता फैलाई। यूरोप में जब नेपोलियन ने विजय प्राप्त की तो उसने इन विचारों को वहीं पहुंचाया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे नेपोलियन है, इन्होंने जब फ्रांस में विजय प्राप्त कर ली तो उनके जो ये विचार थे वे वहां तक इन विचारों को पहुंचा रहे थे। हालांकि नेपोलियन की सत्ता की महत्वाकांक्षा ने जनता में राष्ट्रवाद के विरुद्ध साम्राज्यवाद का डर भी जगाया। तो जो नेपोलियन कोड था उसने समान कानून और नागरिक स्वतंत्रता फैलाई, लेकिन जो नेपोलियन की महत्वाकांक्षा थी उसने साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। तो स्टूडेंट जब नेपोलियन की सेनाएं जर्मनी और इटली पहुंची तो लोगों ने पहली बार सोचा अगर हम सब मिल जाए तो हम भी एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। तो यही था हमारा नेपोलियन युग या फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारूप। तो अब हम बात कर लेते हैं 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रारूप के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नागरिक राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्रवाद का आधार था कानून, नागरिक अधिकार और राजनीतिक भागीदारी। तो स्टूडेंट जो नागरिक राष्ट्रवाद है उसका आधार कानून, नागरिक अधिकार, राजनीतिक भागीदारी को माना गया। यह विचार बुजुर्गा वर्ग और उदारवादियों में लोकप्रिय था। तो लोकप्रिय वर्ग कौन से थे, इसमें मध्यम वर्ग थे जो कि हमारा बुजुर्गा वर्ग था, और इसी के साथ साथ उदारवादी भी इसमें लोकप्रिय वर्ग के रूप में हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए फ्रांस की क्रांति के बाद गणराज्य की जो अवधारणा हमें देखने को मिली वो हमारे नागरिक राष्ट्रवाद का ही एक उदाहरण देखने को मिलता है। सेकंड आता है हमारा जातीय राष्ट्रवाद। जातीय राष्ट्रवाद में हम देखेंगे राष्ट्रवाद की नींव साझा भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा पर रखी गई। तो जो जातीय राष्ट्रवाद का आधार था वो भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपरा था। उदाहरण के लिए जर्मन और इटली की जनता का एकीकरण। तो जो जर्मनी और इटली की जनता ने एकीकरण आंदोलन किया वो हमारे जातीय राष्ट्रवाद का ही एक उदाहरण देखा जाता है। थर्ड हमारा आता है रूमानी राष्ट्रवाद। रूमानी राष्ट्रवाद में देखिए साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों ने राष्ट्रवाद को भावना और संस्कृति से जोड़ा। तो जो साहित्यकार, कवि और दार्शनिक थे उन्होंने राष्ट्रवाद को संस्कृति से जोड़ा, वही हमारा रोमानी राष्ट्रवाद था। उदाहरण के लिए जर्मन दार्शनिक हर्डर और फिचटे ने मातृभाषा और लोक संस्कृति पर जोर दिया। तो जो हमारे दार्शनिक हर्डर और फिचटे थे उन्होंने मातृभाषा और लोक संस्कृति पर जोर दिया। यह हमारे रोमानी राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है। तो स्टूडेंट एक जर्मन कवि गांव-गांव घूमकर लोकगीत इकट्ठा करता है और कहता है यही हमारी असली पहचान है। यह हमारा एक रोमानी राष्ट्रवाद का ही एक उदाहरण है, यही हमारा रोमानी राष्ट्रवाद था। तो यही थे हमारे रोमानी राष्ट्रवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वह हमारा आता है राष्ट्रवादी आंदोलन। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। इटली, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और ग्रीस में राष्ट्रवादी आंदोलन उठे। तो जो हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमें राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिल गए। ग्रीस ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता पाई 1821 से 1832 के बीच में। तो यही थे हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवादी आंदोलनों का मानचित्रीकरण। तो 19वीं सदी के अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलन दक्षिणी, मध्य और पूर्वी यूरोप में फैले। तो ये जो आंदोलन थे ये मुख्य रूप से दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और इन क्षेत्रों में ही ये हमें देखने को मिले। तो इन क्षेत्रों में ये हमारे आंदोलन मुख्य रूप से उभरे 19वीं सदी में। तो यही था हमारा 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है 19वीं सदी के राष्ट्रवाद का प्रभाव और विरासत। तो अब हम बात कर लेते हैं 19वीं सदी के राष्ट्रवाद के प्रभाव और उसकी विरासत के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्र राज्यों का समेकन। यूरोप में धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो स्टूडेंट बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य उभरने लगे। इसी के साथ साथ सेकंड आता है इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद और राज्य निर्माण। सबसे पहले इटली का एकीकरण हुआ जो कि हमारा 1861 में हुआ, मैजनी, कावूर और गारिबाल्डी के नेतृत्व में। तो मजनी, कावूर और गारिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ 1861 ईस्वी में। बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में। पर्शिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति थे। तो जो पर्शिया के प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे उन्होंने रक्त और लौह नीति अपनाई और इस नीति के माध्यम से ही उन्होंने जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया। तो यही था इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद और राज्य निर्माण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें हम देखेंगे मातृभाषा और शिक्षा को महत्व मिला। तो स्टूडेंट जो मातृभाषा और शिक्षा थी उसका महत्व बढ़ा। साथ साथ साहित्य, कला और संगीत
में राष्ट्रवाद की झलक भी हमें देखने को मिलती है। तो साहित्य, कला और संगीत में भी राष्ट्रवाद झलकने लगा। तो ये था हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसके बाद हमारे आर्थिक प्रभाव आए। आर्थिक प्रभाव में देखें, एकीकृत राष्ट्र राज्यों में राष्ट्रीय बाजार और व्यापार की स्वतंत्रता विकसित हुई। तो जो हमारे एकीकृत राष्ट्र होते थे या राज्य होते थे, उनमें व्यापार और उद्योग का विकास हुआ। साथ साथ जर्मनी में कस्टम यूनियन ने आर्थिक राष्ट्रवाद को बल दिया। तो जर्मनी में एक जोलो वेर्निन नाम के कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसने कि आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो यही था हमारे आर्थिक प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवाद की विरासत। राष्ट्रवाद ने यूरोप को आधुनिकता, लोकतंत्र और एकीकरण की ओर अग्रसर किया। तो जो राष्ट्रवाद था, उसने जो मुख्य जोर दिया वो आधुनिकता, लोकतंत्र और एकीकरण की ओर दिया। लेकिन इन्हीं के साथ साथ वो जो राष्ट्रवाद था वो आगे चलकर साम्राज्यवाद और युद्धों का कारण भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे राष्ट्रवाद की विरासत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद और जातीय संघर्ष को लेकर। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में जर्मन, हंगेरियन, चेक अनेक जातियां थी। तो जो हमारा ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन साम्राज्य था, उसमें विभिन्न जातियां स्वतंत्रता चाहती थी। तो प्रत्येक जाति स्वतंत्र राष्ट्र बनने का सपना देखती थी। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद ने ओटोमन साम्राज्य को कमजोर किया। तो उदाहरण के लिए जैसे ग्रीस में ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र, जो ग्रीस था वो ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ 1821 से 1832 के बीच में। हंगरी और पोलैंड में विद्रोह हुए, लेकिन उनको दबा दिया गया। यही संघर्ष बाद में प्रथम विश्व युद्ध 1914 का कारण बना। यानी कि राष्ट्रवाद ने पूरे यूरोप को राजनीतिक उथल पुथल में झोंक दिया था। तो यही था हमारा पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद और जातीय संघर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवाद की विरासत और समकालीन प्रासंगिकता। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद या समकालीन प्रासंगिकता के बारे में। तो राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी में लोकतांत्रिक राजनीति और राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद शुरू में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद से भी जुड़ गया। 20वीं सदी में यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विश्व युद्धों का कारण भी बना। आज भी राष्ट्रवाद राजनीतिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा तत्व है। तो राष्ट्र अपनी ताकत दिखाने के लिए उपनिवेशवाद और युद्ध में उतरने लगे। यानी राष्ट्रवाद की दोहरी छवि हमें देखने को मिल जाती है। एक तरफ स्वतंत्रता की प्रेरणा, दूसरी ओर वर्चस्व की लालसा। तो यही थी हमारे राष्ट्रवाद की विरासत और समकालीन प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। नेपोलियन युग ने इसे पूरे यूरोप में फैलाया। तो स्टूडेंट 1789 के से 1870 के बीच यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर फैली। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद का बीज रखा। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद ने नागरिक अधिकारों, जातीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव पर जोर दिया। इसी के साथ साथ इटली और जर्मनी का एकीकरण, ग्रीस की स्वतंत्रता, पूर्वी यूरोप के विद्रोह और राष्ट्रवाद की उपलब्धियां थी। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण ने राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूर्वी यूरोप में जातीय संघर्ष साम्राज्यों की कमजोरी थी। तो राष्ट्रवाद ने आधुनिक यूरोप की नींव रखी, लेकिन साथ ही संघर्षों और युद्धों को भी जन्म दिया। तो जो राष्ट्रवाद था उसने लोकतंत्र और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव तो रख दी, लेकिन जो साम्राज्यवाद और युद्ध थे उसके बीज भी राष्ट्रवाद ने बो दिए थे। तो स्टूडेंट, यह थी यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी। एक ऐसी यात्रा जिसने लोगों को उनकी पहचान दी, लेकिन साथ ही नए जंगों का रास्ता भी उन्होंने खोला। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 4 का ही आता है, जो कि हमारा रहने वाला है यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्र और राष्ट्रवाद, इटली के एकीकरण के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इटली के एकीकरण की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें साजिशें है, क्रांतियां है, युद्ध है और बलिदान भी है। तो कैसे एक बिखरे हुए इटली ने संघर्ष के बाद 1871 में खुद के एक नए राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। तो यही है हमारे आज की चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर ने नए राष्ट्र राज्यों को जन्म दिया। इनमें सबसे प्रमुख थे इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो स्टूडेंट, 19वीं सदी यूरोप में राष्ट्रवाद का दौर था। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में लोग स्वतंत्रता और एकता की मांग करने लगे। उस समय जो इटली था वो
छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। विदेशी ताकतें खास करके ऑस्ट्रेलिया उस पर हावी थी। तो इसी चैप्टर में हम जानेंगे जो हमारा इटली है उसने 1861 में आंशिक और 1871 में पूर्ण एकीकरण किस तरीके से प्राप्त किया। तो 1871 में इटली और जर्मनी दोनों एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरे। इटली का एकीकरण एक लंबा और जटिल संघर्ष था जिसमें कई नेताओं, क्रांतिकारियों और युद्धों की अहम भूमिका रही। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इतावली एकीकरण की ऐतिहासिकता को लेकर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो सबसे पहले हमें फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। इटली में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार पहुंचे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 की, उसने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया, जिससे कि इटली में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचार पहुंचे। जनता ने सामंती शोषण और विदेशी शासन का विरोध करना शुरू किया। तो इटली के जो युवा थे उनको फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिल चुकी थी, तो इसी कारण उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। तो यही था हमारा फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इसके बाद हमारा आया नेपोलियन शासन का प्रभाव। नेपोलियन शासन के प्रभाव में देखें तो नेपोलियन ने इटली में प्रशासनिक सुधार और समान कानून लागू किए। तो जो नेपोलियन था उसने इटली में आधुनिक कानून और प्रशासन लागू किए, लेकिन फ्रांसीसी प्रभुत्व ने इटालियनों में विदेशियों के खिलाफ असंतोष भी पैदा किया। लेकिन जो हमारे जो आधुनिक कानून और प्रशासन लागू किए गए थे उनका जब पतन हुआ तो जो इटली थी वो फिर से पुराने सामंती ढांचे में बांट दिया गया था, जिससे कि इटालियनों में विदेशों के खिलाफ असंतोष भी पैदा हो गया था। तो यही था हमारा नेपोलियन शासन का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है वियना कांग्रेस और इटली, जो कि हमारा 1815 में स्थापित की गई थी। तो इटली को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण रहा। तो नेपोलियन की हार के बाद वियना कांग्रेस में इटली के हिस्सों को अलग अलग शासकों के हाथों में बांट दिया गया। ऑस्ट्रिया ने उत्तरी इटली पर कब्जा जमा लिया, जिससे कि स्वतंत्रता और एकता की भावना और ज्यादा प्रबल हुई। तो यही थी हमारा वियना कांग्रेस और इटली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कार्बोनरी, सबसे बड़ी गुप्त सोसाइटी। ये एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। इसका उद्देश्य था विदेशी शासन को खत्म कर इटली को स्वतंत्र करना। तो स्टूडेंट कार्बोनारी नामक संगठन युवाओं को आजादी और राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करता था और इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी शासन को खत्म करके इटली को स्वतंत्र करना। तो ये क्रांतिकारी गुप्त संगठन के रूप में भी जाना जाता है। तो यही था हमारा कार्बोनारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एडेल्फी, एक अन्य गुप्त समाज जो फ्रांसीसी प्रभुत्व के खिलाफ सक्रिय था। तो उन जो एडेल्फी था, एडेल्फी ने इटली में विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। इसके बाद इटालियन संघ, इटली के विभिन्न क्षेत्रों में संघ और संगठन बने जिन्हें एकीकरण की नींव रखी। तो ये सभी जो संघ थे, जो हमारे कार्बोनरी था, एडेल्फी था, इटालियन था, इन सभी ने कई बुद्धिजीवियों ने एकीकृत इटली की कल्पना की, लेकिन ये एक आसान नहीं था। तो यही था हमारा इटालियन संघ। इसके बाद हमारा आता है आर्थिक स्थिति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति को लेकर। आर्थिक स्थिति में हम देखें सबसे पहले भूमि स्वामित्व और कृषि। दक्षिणी इटली कृषि प्रधान और गरीब था, भूमि पर सामंती व्यवस्था कायम रही। तो उत्तरी इटली में उद्योग और व्यापार विकसित हो रहा था, लेकिन जो दक्षिणी इटली थी वो अभी भी कृषि प्रधान और पिछड़ी हुई थी। औद्योगिक विकास में देखें तो उत्तरी इटली में कुछ हद तक औद्योगिकरण हुआ। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समृद्ध था। तो एक हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, यानी कि जो हमारा उत्तरी इटली थी, जो हमारी ये इटली थी, ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र थे, विकसित क्षेत्र था। और जो हमारी दक्षिण इटली थी, ये हमारा एक कृषि प्रधान और गरीब देश था। तो यही था हमारा भूमि स्वामित्व और कृषि और औद्योगिक विकास। इसके बाद हमारा आर्थिक विषमताएं और सामाजिक अशांति देखने को मिली। तो उत्तर और दक्षिण की जो असमानता है वो हमें साफ देखने को मिलती है, जिससे कि समाज में तनाव भी पैदा हुआ। तो इस आर्थिक असमानता ने उत्तर दक्षिण के बीच गहरी खाई भी पैदा कर दी। तो यही थी हमारी आर्थिक स्थिति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेपल्स और पीटमोंट में विद्रोह, जो कि हमारा 1820 से 21 के बीच में हुआ। तो कार्बोनरी ने विद्रोह किया, लेकिन ऑस्ट्रिया ने दबा दिया। तो 1820 से 21 के बीच में कार्बोनरी ने विद्रोह किया, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था उसने इसे दबा दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि एकीकरण बिना मजबूत नेतृत्व और सहयोग के संभव नहीं है। वैसे तो इसके बाद 1820 और 21 के विद्रोह के बाद 1830 की क्रांति भी हुई, जो कि फ्रांस की जुलाई क्रांति से प्रेरित होकर इटली में हुई थी, लेकिन ये जो क्रांति थी ये भी असफल हुई। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द
रिजोजिमेंटी। रिजोजिमेंटी में हम देखेंगे तो इसका अर्थ है पुनर्जागरण या राष्ट्र जागरण। तो पुनर्जागरण का दूसरा रूप ही हमारा द रिसोजिमेंटो को कहा गया है। और ये जो आंदोलन था ये इटली में राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना का प्रतीक था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 1830 और 48 की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरित होकर इटली में विद्रोह हुए, लेकिन मजबूत संगठन और भारी समर्थन की कमी से ये भी असफल हो गए। तो जो हमारा 1830 और 48 की क्रांति थी, ये हमारे यूरोप भर में उठी थी। इन्होंने भी इटली में स्वतंत्रता की मांग की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ताकत के आगे ये जो आंदोलन थे ये भी ढह गए थे। तो ये थी हमारे 1830 और 48 की क्रांति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इटली से ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव को समाप्त करने का संकल्प। इसमें सबसे पहले रिपब्लिकन आए। तीन बड़े धड़ बने थे। पहले हमारे रिपब्लिकन, जिसमें मेजनी जैसे नेता थे जो गणराज्य और लोकतांत्रिक इटली चाहते थे। रिपब्लिकन पार्टी हमारी मेजनी के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की चाहती। सेकंड संघवादी थे, जिसमें इटली को ढीले ढाले संघ के रूप में एकजुट करना चाहते थे। संघ पार्टी हमारे ये जियाबार्टी के नेतृत्व में थे और पोप के नेतृत्व में संघ की कल्पना की गई। थर्ड हमारे आए रॉयल सार्डियन पार्टी। तो सार्डिनिया पीटमोंट के नेतृत्व में एकीकरण चाहती थी। तो रॉयल पार्टी जो थी जो कैवूर और विक्टर एमुनुअल सेकंड के टाइम पे थी, जो कि सार्डिनिया पाइडमोंट के नेतृत्व में एकीकरण चाहते थे। तो यही थे हमारी तीन ऐसी धड़े जो कि एकीकरण की योजनाएं बना रही थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोप पायस नाइन्थ। शुरुआत में उदारवादी सुधारों के समर्थक थे, बाद में उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलनों का विरोध किया। तो जो वे तीन पार्टी बनी थी उसमें से जो हमारा तीसरा रास्ता था, यानी कि जो हमारी रॉयल पार्टी थी, वो हमारा सफल हुआ। उसके बाद हमारे पोप पायस आए, जिन्होंने जो कि शुरुआत में तो राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में चर्च की सत्ता बचाने के लिए वे भी पीछे हट गए थे। उसके बाद आए विक्टर इमैनुअल सेकंड। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड जी है, पिडमोंट सार्डियन का राजा। बाद में 1861 में संयुक्त इटली का पहला शासक बना। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के पहले राजा बने। उन्हें इटली का पिता भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड है। इसके बाद हमारे आता है काउंट कैवूर, जो कि हमारे 1810 से 61 तक शासन किया। तो पिडमोंट का प्रधानमंत्री और इटली का निर्माता, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे काउंट कैवूर जी है। व्यावहारिक चतुर और कूटनीतिज्ञ, उसने फ्रांस और अन्य शक्तियों से गठबंधन बनाकर इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो जो कैवूर थे वे एकीकरण का मस्तिष्क उनको कहा जाता था, क्योंकि वे फ्रांस के वे हमारे पीडमोंट के प्रधानमंत्री थे और वे कूटनीतिज्ञ और गठबंधनों से उन्होंने एकीकरण की नींव रखी। उन्होंने फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से मिलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। तो यही थे हमारे काउंट कैवूर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कैवूर और विक्टर इमैनुअल का मार्ग। तो दोनों ने मिलकर राजनीतिक और सैन्य साधनों से इटली को एकजुट करने का प्रयास किया। उसके बाद हमारा इटली और क्रीमिया का युद्ध आता है, जो कि हमारा 1854 से 56 के बीच में चला। तो पिडमोंट ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया। इसके बदले यूरोप में इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। तो ये हमारे इटली और क्रीमिया युद्ध था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कैवूर और नेपोलियन थर्ड की संधि। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इटली की मदद करने का वादा किया। तो यही थे हमारे कुछ ऐसी संधि जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रीय समाज की स्थापना और युद्ध। तो सबसे पहले जो हमें युद्ध देखने को मिलता है वो हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध देखने को मिलता है, जो कि हमारा 1859 में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, जिसमें फ्रांस और इटली ने मिलकर जीत हासिल की। ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ था, इसमें उत्तरी इटली के कई इलाके ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद हुए। इसके बाद हमारा ये विल फ्रांका की संधि, जो कि हमारी 1859 में हुई। तो नेपोलियन थर्ड ने अचानक ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली। जो कैवूर था वो निराश हुआ और उसने इस्तीफा इस समय दे दिया। इसके बाद आया जनमत संग्रह। जनमत संग्रह में देखें तो उत्तरी इटली के राज्यों ने जनमत और पिडमोंट के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। कैवूर की मृत्यु हो गई 1861 में, कैवूर की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक भी एकीकरण था वो काफी हद तक सफल हो चुका था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेजिनी और गैरीबाल्डी की भूमिका। अब हम बात कर लेते हैं मेजिनी और गैरीबाल्डी की भूमिका के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजिनी के बारे में। तो यंग इटली आंदोलन के नेता, जिन्होंने युवाओं को राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे मेजिनी जी है, यही हमारे यंग इटली आंदोलन के नेता थे और इन्होंने युवाओं को राष्ट्रवाद की प्रेरणा से प्रभावित किया।
उसके बाद हमारे गैरिबाल्डी आए, जो कि महान योद्धा थे जिन्होंने रेड शटर सेना बनाई और दक्षिणी इटली, सिसिली, नेपल्स को मुक्त कराया। तो जो हमारे गैरिबाल्डी जी थे, उन्हें रेड शटर सेना बनाकर उन्होंने दक्षिणी इटली के सिसिली और नेपल्स क्षेत्रों को मुक्त कराया। तो यही थे हमारे मेजिनी और गैरिबाल्डी की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है इटली का अंतिम एकीकरण या फिर इटली का पूर्ण एकीकरण का, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिसिली और नेपल्स। तो गैरिबाल्डी ने 1860 में दक्षिण इटली को जीता और पिडमोंट को सौंप दिया। उसके बाद रोम का एकीकरण हुआ, जिसमें 1870 में फ्रांस की पराजय के बाद जो रोम था उसको भी इटली में मिला लिया गया। उसके बाद 1871 में इटली का पुनर्एकीकरण स्थापित हो गया, तो रोम को राजधानी बनाया गया। इटली एक आधुनिक राष्ट्र बनकर उभरा। तो स्टूडेंट 1871 में रोम को राजधानी घोषित कर दिया गया इटली की, और अब जो इटली था वो एकीकृत राष्ट्र बन चुका था। तो यही था हमारा इटली का अंतिम एकीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे इटली का एकीकरण एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। इसमें 3 प्रमुख नेताओं की भूमिका रही। पहले मेजिनी, जो कि आदर्शवादी थे, जिन्होंने जनता को प्रेरित किया। दूसरे गैरिबाल्डी, जो कि एक सैनिक थे, उन्होंने साहसिक कार्रवाई से दक्षिण इटली को मुक्त कराया। थर्ड हमारे कैवूर, जो कि कूटनीतिज्ञ थे, इन्होंने व्यवहारिक राजनीति और कूटनीति से एकीकरण पूरा किया। इसी के साथ साथ विक्टर इमैनुअल सेकंड नई इटली का पहला राजा बना और 1871 तक इटली यूरोप के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था। तो स्टूडेंट, इटली का एकीकरण न तो केवल तलवार से हुआ और न ही केवल कलम से हुआ, यह हुआ मैजिनी के सपनों से, गैरिबाल्डी की तलवार से और कैवूर की बुद्धि से। तो 1871 में जब रोम इटली की राजधानी बना, तब जाकर एक आधुनिक इटली का जन्म हुआ। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 10। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।